વેલકમ ઓલ ઓફ યુ. બધા મજામાં હશો. સો લેટ્સ स्टार्ट विथ दी ए टू देश वीडियो. आज के वीडियो किसके बारे में है? इस्केमिक हार्ट डिजीज़, और इसका टाइटल जो है वो है एंजाइना पेक्टोरिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस्केमिक हार्ट डिजीज़. इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का मतलब क्या होगा कि हार्ट जो हमारा है उसके अंदर क्या हो गया है? इस्केमिया हो गया है. तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इस्केमिक हार्ट डिजीज़. और इस्केमिया का मतलब क्या होता है? लेस ब्लड फ्लो. कि जहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाए या तो फिर संपूर्ण बंद हो जाए, तो वहाँ जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी. तो वो पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इस्केमिया बोलेंगे. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लिनिकल पैथोफिजियोलॉजिकल syndrome result due to the imbalance between oxygen supply and oxygen demand to myocardium. ठीक है, मायोकार्डियम क्या है? ये जो हमारी हार्ट जो है, हार्ट की वॉल है. अभी हम देखने भी वाले हैं. हार्ट की वॉल है, तो हार्ट की वॉल में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी. तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस्केमिक हार्ट डिजीज़. हमारा जो हार्ट है उसके अंदर O2 सप्लाई और O2 की डिमांड अगर डिजीज़ नहीं है तो वो कैसी रहती है? बराबर रहती है. वो क्या रहती है? इक्वल रहती है. पर इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में क्या होगा कि O2 की सप्लाई कम हो जाएगी. O2 की सप्लाई कम हो गई तो O2 जो है वो हार्ट के अंदर कम गया. O2 हार्ट के अंदर कम गया तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई. अभी हम बात करें तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के टाइप क्या है. इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में फर्स्ट आएगा एंजाइना पेक्टोरिस. सेकंड वन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. थर्ड वन सडन कार्डियक डेथ. और फोर्थ वन क्रोनिक हार्ट डिजीज़. टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट दी एंजाइना पेक्टोरिस. अभी एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? इट इज़ अ चेस्ट डिकम्फर्ट, मे और मे नॉट बी पेन. इसमें क्या होगा? पर्सन को अपनी चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा या तो फिर नहीं होगा. उसमें क्या होगा? पर्सन को अपनी चेस्ट जो है वो हैवी लगेगी. फिर उसका पर्सन को ऐसे लगेगा कि उसकी चेस्ट के ऊपर क्या रखा गया है? बहुत सारा वजन रखा गया है, ऐसे लगेगा. फिर उसको बर्निंग सेंसेशन आएंगे चेस्ट के अंदर. तो ये जो है उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं. और ये सब चीज़ हो क्यों रही है? ड्यू टू दी इस्केमिया. डिक्रीज़ द ऑक्सीजन लेवल. अभी उसका टाइप देखें. टाइप कौन कौन से है? स्टेबल. फर्स्ट टाइप इट इज़ अ स्टेबल, टिपिकल, क्लासिकल, एक्सर्नल एंजाइना. ये चारों एक के ही नाम है. सेकंड वन इज़ प्रिंसमेटल एंजाइना. थर्ड वन इज़ ए अनस्टेबल एंजाइना. और इसको हम क्या बोलते हैं? प्री इन्फार्क्शन. ठीक है, इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इसके बाद हो सकता है. अभी देखो एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होगा कि जो भी सेल है, सेल की डेथ नहीं होगी, पर हार्ट के जितने भी सेल है उसके अंदर ऑक्सीजन कम है. अभी डेथ हुई नहीं है, बट अगर डेथ होने लगे तो वो कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलेंगे. ठीक है. एंजाइना समझने के लिए आप सब लोगों को पता होना चाहिए हार्ट के लेयर के बारे में. ठीक है, यहाँ पे बाजू में जो है थोड़ा मैंने हार्ट जैसा कुछ बनाया है. जैसे कि हम देखें तो ऊपर के जो दो पार्ट है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम. राइट एट्रियम कहाँ पे खुलेगा? राइट वेंट्रिकल में खुलेगा. लेफ्ट एट्रियम कहाँ पे खुलेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वो खुलेगा.
ठीक, ये जो मेनली जो है हम बात कहाँ की करते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल के बारे में। हमेशा जब भी कोई भी हार्ट डिजीज़ आएगा, कोई भी हार्ट डिजीज़ में हम हमेशा ज़्यादातर लेफ़्ट वेंट्रिकल की ही बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन और प्रेशर किसको प्रोड्यूस करना पड़ता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल को। तो यहाँ पे जो है वो जो हार्ट की जो वॉल है, हार्ट की वॉल जो है यहाँ पे एनलार्ज करके मैंने दिखाया है। अभी देखो सबसे बाहर जो है, ये सबसे बाहर वाला लेयर जो ग्रीन कलर में है, ग्रीन जैसा कलर, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। और एपिकार्डियम क्या कंटेन्स करता है, इट कंटेन्स दी ब्लड वेसल। तो हार्ट जो भी ब्लड को पंप करता है, तो उसमें से थोड़ा सा ब्लड हार्ट के अंदर जाता है। मीन्स हार्ट के अंदर, मीन्स जो हार्ट जो काम कर रहा है उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसके लिए अलग से क्या है, कोरोनरी आर्टरी है। तो कोरोनरी आर्टरी कहाँ पे देखने को मिलेगी हमें, एपिकार्डियम में। फिर सबसे बाहर का एपिकार्डियम, उसके नीचे का कौन सा लेयर, मायोकार्डियम, जो सबसे ज़्यादा जगह रोकता है। ये जो येलो कलर वाला दिख रहा है वो क्या है, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम कंटेन्स दी मायोसाइट। मायोसाइट मीन्स मसल। तो इसके अंदर क्या रहेंगे, कार्डियक मसल रहेंगे। फिर मायोकार्डियम के बाद जो सबसे अंदर का लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम। ठीक है, और एंडोकार्डियम के आगे क्या होगा, वहाँ पे जो है वेंट्रिकल का अंदर का पार्ट होगा जहाँ पे ब्लड आता है, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को कहाँ निकालता है, बाहर निकालता है। ठीक है, तो अभी एक चीज़ आपको इसमें ये समझने की है कि जब भी ब्लड जो है, ब्लड कहाँ पे आता है, ये जो ऊपर जो एपिकार्डियम है, एपिकार्डियम की ब्लड वेजल से ब्लड आएगा। फिर वो ब्लड का न्यूट्रिशन जो है, ब्लड का जो न्यूट्रिशन है वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, एपिकार्डियम में। फिर वो थोड़ा दूर मीन्स मायोकार्डियम में। फिर उसके बाद लास्ट में कहाँ पे पहुँचेगा, एंडोकार्डियम में पहुँचेगा। एक ये चीज़ खास याद रखना समझने के लिए, क्योंकि अगर ये समझ लिए तो आपको एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें जब भी ब्लड वेजल में से न्यूट्रिशन आता है, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कहाँ पे पहुँचेंगे, एपिकार्डियम में, उसके बाद मायोकार्डियम, और उसके बाद में एंडोकार्डियम में पहुँचेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये यही लिखा हुआ है। फिर पैथोजेनेसिस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, इसमें क्या होता है, इस्केमिया इन द वॉल ऑफ द हार्ट। इसमें क्या होगा कि इस्केमिया प्रोड्यूस होगा। इस्केमिया कोई भी रीज़न से क्या हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, और ये जो इस्केमिया हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, लेस ऑक्सीजन और ग्लूकोज रीच इन द वॉल ऑफ द हार्ट। इसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है वो हार्ट के सेल के अंदर कम जाएंगे। हार्ट के सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज कम जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीजेज द ऑक्सीजन डिमांड इन वॉल ऑफ द हार्ट। और ग्लूकोज भी वहाँ पे पहुँचेगा नहीं, यहाँ पे ग्लूकोज भी लिखना पड़ेगा। फिर हार्ट के सेल के अंदर ऑक्सीजन भी नहीं होगा और ग्लूकोज भी नहीं होगा, तो हार्ट के सेल एटीपी कहाँ से जनरेट करेंगे, तो दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस इज द एटीपी फ्रॉम द लिपिड। जब भी लिपिड का मेटाबॉलिज्म होगा तो हमें बहुत अच्छे एटीपी मिलते हैं, बट बदले में हमें क्या मिलता है, एज अ बाई प्रोडक्ट इट इज़ अ कीटोन बॉडीज़। फिर ये जो कीटोन बॉडीज़ है वो हमारे सेल के अंदर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फिर ये तो जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो फिर कीटोन बॉडी जो है हार्ट के जो भी वॉल के सेल है वो वहाँ से बाहर आएगी। तो हार्ट के जो न्यूरॉन्स है, वो हार्ट के जो भी न्यूरॉन्स को वो क्या करेगी, इरिटेट करेगी, नर्व सेल को इरिटेट करेगी, और उसका सिग्नल जो है वो ब्रेन को भेजेगा कि मैं क्या हो रही हूँ, इरिटेट हो रही हूँ ड्यू टू दी कीटोन बॉडीज़। और ये जो इरिटेशन का मैसेज होगा, वो मैसेज कैसा मैसेज होगा, पेन का क्या होगा, मैसेज होगा, और पर्सन को क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। सो दिस इज दी usually simple pathogenesis of the angina pectoris, why we get the a pain in the chest। फिर अभी जो है हम टाइप देखते हैं।
अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई कम हो रही है, तो उसके अनुसार जो है हमने टाइप किए हैं, इन विच द फर्स्ट वन इट इज़ अ स्टेबल टिपिकल क्लासिकल एक्सर्शनल एंजाइना। अभी इसमें क्या होता है कि अगर पर्सन को जो भी कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डायामीटर ऑफ द ब्लड वेजल इज डिक्रीज। ब्लड वेजल का डायामीटर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉरी, एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ेगा तो उसकी वजह से ब्लड वेजल का डायामीटर डिक्रीज होगा। डायामीटर डिक्रीज होगा तो ब्लड सप्लाई कम होगा। ब्लड सप्लाई कम होगा तो इस्केमिया होगा, और उसकी वजह से ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है हमारे तीनों के तीनों लेयर में जो जा रहे हैं वो कम जाएंगे। बट अभी यहाँ देखने की बात ये है कि यहाँ पे देखो, मैंने अभी आगे बोला था कि जो भी ब्लड का जो न्यूट्रिशन है वो पहले कहाँ पे जाएगा, एपिकार्डियम में जाएगा, तो एपिकार्डियम को मिल गया फिर वो कहाँ जाएगा, मायोकार्डियम में, तो मायोकार्डियम को भी ऑक्सीजन और ग्लूकोज और वो सब मिल जाएगा। पर ब्लड फ्लो कम होने की वजह से, न्यूट्रिशन कम आने की वजह से सब न्यूट्रिशन जो है वो एपिकार्डियम और मायोकार्डियम में ख़त्म हो गया, तो फिर एंडोकार्डियम को मिलेगा नहीं। तो एंडोकार्डियम वाला पार्ट कैसा रहेगा, इस्केमिक पार्ट रहेगा, और उसके ऊपर वाले दोनों देखो, उसके ऊपर वाले दोनों जो है वो इस्केमिक नहीं रहेंगे। तो स्टेबल और क्लासिकल में क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, कहाँ पे, ब्लड वेसल में, तो उसकी वजह से न्यूट्रिशन कम आ रहा है, संपूर्ण बंद नहीं है, कम आ रहा है। कम आ रहा है तो उसकी वजह से पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मायोकार्डियम और एपिकार्डियम में डिवाइड हो गया, पर एंडोकार्डियम को नहीं मिल रहा है। तो ये वाले इस्केमिया को हम क्या बोलेंगे, सब एंडोकार्डियल इस्केमिया। दिस वन इज कॉल्ड एज अ सब एंडोकार्डियल इस्केमिया। और ये जो मैंने बोला वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी देखा फर्स्ट, इसमें क्या होगा कि पर्सन फील्स द डल और डिफ्यूज पेन। पर्सन को जो है थोड़ा सा पेन होगा, वो उसको पेन कब होगा, जब वो एक्सरसाइज ऐसा कुछ करेगा, या तो फिर पर्सन स्ट्रेस में है, या तो फिर ऐसा किया पर्सन ने बहुत सारा खाना खा लिया, या तो फिर पर्सन जो है चल रहा है, अगर ठंडी हवा सामने से आ रही और चल रहा है तो वो कंडीशन में पर्सन को क्या होगा, चेस्ट में पेन होगा। पर वो जो पेन है वो चला जाएगा, पेन विल गो व्हेन द पर्सन गो फॉर द रेस्ट। पर्सन जब आराम करेगा तो पेन वो क्या होगा, चला जाएगा। क्यों, क्योंकि आफ्टर द रेस्ट एंडोकार्डियम मैचेस विद द ऑक्सीजन सप्लाई विथ रिड्यूसेस द ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई और ये सब चीज़ कम हो गया है, तो रेस्ट करेंगे तो हार्ट को कम काम करना पड़ेगा, हार्ट को कम काम करना पड़ेगा तो चेस्ट पेन कम हो जाएगा। Then comes to the next one. The next one it is a Prinzmetal angina. Prinzmetal angina में क्या है, 100% कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल, और उसको हम क्या बोलते हैं, वासोस्पाज्म। और इसका ऐसे हम बोलते हैं कि इसका कोई रीज़न नहीं है, ज़्यादातर जो है कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हो सकता है, सेरोटोनिन और ऐसे जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी वजह से हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है वो जो है 100% क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अभी देखो 100% कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, उसका वासोस्पाज्म हो गया। इसमें अभी देखो मैंने जो है ब्लड वेसल को छोटा बना दिया है, क्योंकि वो क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट हो गई है तो वहाँ पे ब्लड ही नहीं आ रहा है, ब्लड ही नहीं है तो वहाँ पे न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो न्यूट्रिशन नहीं है तो वो एपिकार्डियम को भी नहीं मिलेगा, मायोकार्डियम को भी नहीं मिलेगा, और एंडोकार्डियम को भी नहीं मिलेगा। कोई भी टाइप के लेयर को क्या नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे जो पिंक कलर है वो मैंने तीनों के तीनों लेयर के ऊपर दिखाया। क्यों, क्योंकि वॉल के कोई भी पार्ट को क्या नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, तो 100% क्या होगा, इस्केमिया होगा।
और इसको हम कौन सा बोलते हैं, ट्रांसम्यूरल इस्केमिया, ट्रांसम्यूरल इस्केमिया, क्योंकि ट्रांसम्यूरल का मतलब क्या होता है, तीनों के तीनों लेयर। सो दिस इज अबाउट द प्रिंस मेटल। और इसमें जो है ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेजल है उसका रीज़न ज़्यादातर हमें पता नहीं है, कभी भी ऐसे हो सकता है, बट ऐसा बोलते हैं कि सेरोटोनिन की वजह से होता है। और ज़्यादातर प्रिंस मेटल एंजाइना किस में होता है, ज़्यादातर पेशेंट्स आर दी फीमेल्स, ज़्यादातर पेशेंट्स आर दी फीमेल्स ऑफ द प्रिंस मेटल एंजाइना। कम्स टू द नेक्स्ट वन, अनस्टेबल एंजाइना। अभी देखो अनस्टेबल एंजाइना में क्या होगा कि पर्सन की कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर आप येलो कलर का देख सकते हैं, ये क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस है। पर एथेरोस्क्लेरोसिस के ऊपर आप देखेंगे ना तो जो है वो किस में अभी कन्वर्ट हो गया है, नेक्स्ट स्टेज मीन्स अनस्टेबल प्लाक में कन्वर्ट हो गया है। तो अनस्टेबल प्लाक में क्या होगा कि हमारा जो एथेरोस्क्लेरोसिस का जो भी बम्प है उसके ऊपर जो है प्लेटलेट्स और वो सब चीज़ें आ जाएंगी, और ये जो प्लेटलेट्स और वो सब चीज़ें ऊपर आ जाएगी तो ज़्यादा वो क्या करेंगे, डायमीटर को नैरो करेंगे। तो यहाँ पे जो है ब्लड कम पहुँच रहा है, 100% बंद नहीं है, कम पहुँच रहा है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है वो एपिकार्डियम को भी मिलेंगे, मायोकार्डियम को भी मिलेंगे, मायोकार्डियम के थोड़े पार्ट को नहीं मिलेगा, फिर एंडोकार्डियम को तो 100% नहीं मिलेगा। इसलिए हम ये वाले इस्केमिया को क्या बोलते हैं, सब एंडोकार्डियल इस्केमिया। तो इसको जो है हमने स्टेबल से अलग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो है वी कैन सी दी अनस्टेबल प्लाक, और ये जो अनस्टेबल प्लाक है वो क्या होता है, इट इज़ अ प्लेटलेट स्टक ऑन इट। वो आगे जाके क्या करेगा, रिलीज ऑफ द TXA2, और TXA2 मीन थ्रोम्बोक्सेन A2, और ये जो थ्रोम्बोक्सेन A2, और ये जो थ्रोम्बोक्सेन A2 जो है वो पोटेंट वासो कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा क्या होगा, इस्केमिया होगा। और ये जो थ्रोम्बस है वो आगे जाके क्या कर सकता है, स्ट्रोक कर सकता है, और इसकी वजह से ये दोनों चीज़ की वजह से पर्सन को मोर सीवियर पेन होगा। और इसमें ऐसा पेन होगा कि अगर पर्सन जो है वो रेस्ट कर रहा है ना तो भी पर्सन को क्या होगा, पेन करेगा। पर्सन अगर सो रहा है तो भी पर्सन को पेन चालू हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। सो दिस आर दी थ्री टाइप्स ऑफ कॉमनली थ्री टाइप्स ऑफ दी एंजाइना पेक्टोरिस। अभी हम एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम्स की बात करें तो अभी देखो सिम्टम्स क्या क्या होंगे। जैसे पहले तो डेफिनेशन ही कह रही है कि पर्सन को चेस्ट पेन और उसमें डिस्कम्फर्ट होगा, फिर पर्सन फील्स द प्रेशर, उसको जो है चेस्ट के ऊपर प्रेशर लगेगा, फिर स्क्वीजिंग, ऐसे लगेगा कि उसकी चेस्ट जो है वो दब रही है, चेस्ट टाइटनेस लगेगी, हेवीएस्ट, उसको ऐसे लगेगा कि उसके चेस्ट के ऊपर किसी ने वजन रख दिया है, फिर वहाँ पे पर्सन को बर्निंग सेंसेशन भी होगा, फिर पेन रेडिएटिंग टू अदर एरिया। इसमें क्या होगा कि पर्सन को जो पेन है वो चेस्ट से शुरू हो के दूसरे एरिया में भी पर्सन को वहाँ पे भी पेन फील होगा। जैसे कि पर्सन को लेफ़्ट शोल्डर में पेन होगा, लेफ़्ट आर्म में पेन होगा, फिर पर्सन को नेक में पेन होगा, पर्सन की जो जॉस है उसमें पेन होगा, पर्सन का जो बैक पार्ट है वहाँ पे भी पेन होगा। ये लेफ़्ट शोल्डर और लेफ़्ट आर्म में क्यों पेन होता है उसके बारे में अभी हम बात नहीं करते, क्यों राइट में नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पेन जो है दूसरे एरिया में भी ट्रांसफ़र होगा। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पर्सन की ब्रीथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, पर्सन जो है वो लंबे सांस नहीं ले पाएगा, छोटे छोटे सांस लेगा और उसका रेट भी बढ़ जाएगा। और इसमें क्या होगा कि एंजाइना की वजह से हार्ट के सेल कम काम कर रहे हैं तो ब्लड बाहर कम निकल रहा है, ब्लड बाहर कम निकल रहा है तो बॉडी के अंदर ब्लड कम जा रहा है, तो उसकी वजह से पर्सन को जो है डिजीनेस होगी, लाइट हेडेडनेस होगी, पर्सन को ऐसा लगेगा कि मेरा जो ऊपर का माथा जो है वो लाइट है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड कम पहुँच रहा है। और
पेन की वजह से, ड्यू टू दी पेन द पर्सन वी विल बी हैविंग दी नोजिया एंड वॉमिटिंग। फिर बॉडी जो है अपने हिसाब से यही करेगी कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से स्वेटिंग होगा। पर्सन में ब्लड कम पहुंचने की वजह से एनर्जी कम हो जाएगी, तो पर्सन फील्स द फैटिग। ब्रेन के अंदर भी ब्लड कम पहुंच रहा है तो उसका सिम्टम्स क्या आएगा? एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मीन्स वो पर्सन चिंता करता रहेगा। So these are the symptoms of the angina pectoris. Next one is the diagnosis of angina pectoris. एंजाइना पेक्टोरिस को हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या लेते हैं, पर्सन की हिस्ट्री, कि पर्सन को ये जो चेस्ट पेन और वो है वो कब से हो रहा है फिर पर्सन को चलने में फिरने में कैसी दिक्कत हो रही है, पर्सन के फैमिली में किसी को आगे जाके एंजाइना और ये कुछ था कि नहीं, क्योंकि बहुत बार जो है फैमिलियल रीज़न की वजह से भी होता है, और उसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होंगे। पर्सन को डायबिटीज़ है तो एंजाइना हो सकता है, पर्सन को हाइपरटेंशन में हो सकता है, पर्सन स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होगा और एंजाइना हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस का अकरेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, फैमिली हिस्ट्री है। फिर दूसरा हम कैसे चेक करेंगे, उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन चेक करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर, उसके हार्ट रेट, उसके हार्ट में अगर कोई एबनॉर्मल रिदम आ रही है कि नहीं वो देखेंगे। एबनॉर्मल हार्ट साउंड जिसको हम क्या बोलते हैं, मुरमुर बोलते हैं तो ये सब चीज़ें चेक करेंगे, क्योंकि इस्केमिया की वजह से हार्ट का जो वर्किंग जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। फिर उसका हम ईसीजी चेक करेंगे। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या तो फिर कार्डियोग्राफी, ठीक है। तो ईसीजी में हम क्या देखते हैं कि ईसीजी में पर्सन का जो यूजुअली ईसीजी इज लुक लाइक दिस, ठीक है। उसका पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, तो उसमें क्या होगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो गया। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन में क्या होता है कि ये जो है वो ज़्यादा नीचे चला जाएगा और ऐसे करके हमें वेव मिलेगा, नहीं तो हमें कैसा मिलता था, ये जो है ये नॉर्मल है, ठीक है, ये जो है ये नॉर्मल है। बट देखो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हो गया और उसमें टी वेव इन्वर्ट हो सकता है कि टी वेव पहले ऊपर था अब नीचे हो सकता है, और एंजाइना के टाइप के अनुसार जो है ये सब चीज़ें चेंज होती रहती है। जैसे कि वेरिएंट जो है, वेरिएंट में क्या होता है कि एसटी सेगमेंट का एलिवेशन होता है, ठीक है। फिर एकोकार्डियोग्राफी भी हम करेंगे कि हार्ट के जो साउंड है उसको हम सुनेंगे और उसके ऊपर से मुरमुर या कुछ है कि नहीं वो चेक करेंगे। फिर पर्सन का ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं कि पर्सन को कोलेस्ट्रॉल कितना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर्सन का शुगर लेवल मीन्स पर्सन को डायबिटीज़ है या नहीं वो देखेंगे। और ट्रोपोनिन, ये जो है मीन्स ये ट्रोपोनिन जो है वो एंजाइना का नहीं है, ठीक है, बट ट्रोपोनिन हम चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हमें ट्रोपोनिन ब्लड के अंदर देखने को मिलता है। मीन्स इसको हम ऐसे चेक करेंगे कि पर्सन को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है कि नहीं, ठीक है। अगर ये ट्रोपोनिन नहीं आया तो ऐसा हम बोलेंगे कि पर्सन को अभी एंजाइना पेक्टोरिस ही है। फिर कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी, तो वन ऑफ द मेन डायग्नोस्टिक पैरामीटर, कि हम पर्सन की आर्टरी की क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, तो उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि पर्सन को कितनी आर्टरीज ब्लॉक हो गई है या तो फिर कहाँ कौन कौन सी जगह पे एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। कभी कभी आपने सुना होगा कि आपके कोई रिश्तेदार या कोई है तो उसमें अगर एंजियोग्राफी करवाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि पर्सन को जो है इतनी नलियाँ जो है ब्लॉक हो गई और वो सब चीज़। फिर न्यूक्लियर ट्रेस टेस्ट, वो भी हम एंजाइना के लिए करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट दी एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, थैंक यू वेरी मच।